नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजार से मिले जुले संकेत। डाउ जोन्स हल्की बढ़त के साथ बंद तो यूरोपीय बाजारों में दिखी गिरावट। एक दिन की छुट्टी के बाद खुले जापानी बाजार। एसजीएक्स निफ्टी में मजबूती। आज नजर रहेगी डिफेंस स्टॉक्स पर। सोमवार को डिफेंस एक्सपो में होगा नई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का ऐलान। 1 अप्रैल 2016 से नीति होगी लागू। महिंद्रा एंड महिंद्रा को भरोसा, पॉलिसी से मिलेगा बूस्ट। कमोडिटी ब्रोकिंग समेत 25 तरह के एनबीएफसीज में 100% एफडीआई का ऐलान जल्द। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। ब्रोकिंग कंपनियों के शेयर में दिख सकता है आज उछाल। भारतीय एयरटेल तंजानिया का टावर कारोबार अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन को बेचेगी। करीब 1200 करोड़ रुपए की डील। कर्ज घटाने में होगा रकम का इस्तेमाल। एप्पल ने लॉन्च किया 4 इंच का आईफोन एसई, कीमत 30,000 रुपए। 9.7 इंचेस का आईपैड प्रो भी लॉन्च। और सीएनबीसी आवाज टेक गुरु अवार्ड्स का ऐलान। बेस्ट पैसा वसूल फोन का अवार्ड मोटो एक्स प्ले को, सैमसंग गैलेक्सी S6 एज को मोस्ट स्टाइलिश फोन का अवार्ड, बुक माई शो को इजी ऐप अवार्ड। लेकिन चलिए, हमेशा की तरह सबसे पहले देख लीजिए किस तरह के संकेत हैं आज के बाजार के लिए। एसजीएक्स निफ्टी यानी कि हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है वो दर्शा रहा है कि कल के क्लोजिंग लेवल से थोड़ी बढ़त के साथ इस समय 12 अंक की मजबूती के इंडिकेशन आते हुए, और कल आपको याद होगा बेहतरीन सेशन था इंडियन मार्केट्स में, उस पर आगे चेक लूंगा भी। लेकिन ये मजबूती इसीलिए है क्योंकि हमने देखा अक्रॉस द ग्लोब कंसोलिडेशन मोड में आपको इक्विटी मार्केट्स नजर आएंगे। जापान के मार्केट्स में अच्छी उछाल इसीलिए है क्योंकि कल जो अपने ग्लोबली मार्केट्स में उछाल देखा था, कल जापान के बाजार बंद थे, तो जापान के मार्केट्स यानी कि निक्केई में इसलिए आज उछाल है क्योंकि एक कैचअप प्ले करता हुआ। अदरवाइज एक कंसोलिडेशन मोड आपको नजर आएगा। अमेरिकन मार्केट्स एकदम फ्लैटिश रुझान के साथ कामकाज कर रहे थे लेकिन हरे निशान में थे। सीएनबीसी आवाज के मार्केट्स डेटा अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज फिर से खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। फिर क्या लेवल्स होंगे? एक फ्लैट शुरुआत के इंडिकेशन से एसजीएक्स दे रहा है, तो क्या उन्हीं लेवल्स के आसपास बाइंग कर ले? कल की अग्रेसिव खरीदारी के बाद आपके टारगेट्स क्या होंगे? ये सब अनिल से मैं डिटेल में बातचीत करूंगा। लेकिन जैसे मैं कह रहा था, ग्लोबल मार्केट शांत और एक कंसोलिडेशन मोड में थे। अमेरिका फ्लैट लेकिन हल्के हरे निशान में कामकाज। यूरोप फ्लैट लेकिन हल्के लाल निशान में कामकाज हो रहा था। तो बहुत ज्यादा क्यूज उस लिहाज से ग्लोबल इक्विटी मार्केट से नहीं है। शायद कंसोलिडेशन मोड कहना एक बेहतर वर्ड होगा। लेकिन मेरे सहयोगी डिम्पी कालर जो पैनी नजर रखते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, क्या कंसोलिडेशन एटलीस्ट कल के मार्केट में कहना कि थोड़े से स्थिर होते हुए नजर आए थे बाजार, ठीक होगा? कह सकते हैं कि 3-4 दिन के बाद जो थोड़ा एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी ट्रेड रही है, कल थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई है मार्केट्स ने और वो एक रेंज में ही बना रहा। असल में ऐसा नहीं था कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नहीं थे, इकोनॉमिक आंकड़े भी काफी आए, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ने अपनी रेंज को गवाया नहीं। जैसे यूएस में ही अगर आप देखें, कल हालांकि टेलीकॉम और हेल्थ केयर सेक्टर की वापस पिटाई होती हुई दिखी है। हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो कि इस समय बज के तौर पर बन रहा है, क्योंकि आपको पता ही है जब भी यूएस इलेक्शंस होते हैं तो हेल्थ पॉलिसी को लेकर काफी बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स की बात होती है और वहां पे हेल्थ केयर सेक्टर एकाएक काफी एक्टिव हो जाता है। तो ये पूरा साल आपको हेल्थ केयर सेक्टर यूएस के अंदर कम से कम एक मोमेंटम दिखाएगा। कल वहां पे वापस कुछ हद तक तेजी आती हुई दिखी। टेलीकॉम के अंदर भी तेजी आती हुई दिखी है। इसके अलावा कल एक और इकोनॉमिक इंडिकेटर आया, वो था यूएस में, वो था होम सेल्स के आंकड़े। जब ये आंकड़े आए थे तब बाजार गिर रहा था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने धीरे धीरे इसको एडजस्ट किया और नवंबर के बाद अब तक ये सबसे कमजोर है, लेकिन वर्स्ट आंकड़े नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये थोड़ा बहुत इंप्रूव होकर बाजार ऊपर आया। गोल्डमैन सैक्स ने कल अपनी पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़ों में अनुमान में थोड़ा सी कटौती की है। ये 2.4 से 2.3 कर दिया, लेकिन ज्यादा नुकसान होगा नहीं क्योंकि 2% से ऊपर अभी भी बना हुआ है। इसके अलावा आज अगर आप देखें तो यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल नए घरों की बिक्री के साथ कच्चे तेल के आंकड़े भी यूएस में आने हैं, जिसका इंपॉर्टेंस आपको कल भी आता हुआ दिखेगा। और कल ही इंडियन स्टॉक मार्केट में आखिरी दिन है इस पूरे हफ्ते का ट्रेड का, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस आंकड़ों के साथ कल प्ले करना। और साथ ही ब्रोकरेज कंपनी, ये एशिया की मैं आपको खबर बता रहा हूं, ब्रोकरेज कंपनी को जो मार्जिन्स के लिए फंडिंग दी जाती है चाइना में, वो अभी भी जारी रहेगी और सस्ती दरों पर जारी रहेगी। तो शायद ये कह सकते हैं कि चाइनीज मार्केट में अभी भी जो स्टॉक मार्केट को प्ले करवाने की जो थीम चल रही है वो अभी भी जारी है। ओके, तो अमेरिकन मार्केट्स कल अच्छी बात यह थी कि लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि इस साल का सबसे लो वॉल्यूम ट्रेड जरूर था, लेकिन फाइनली 1/4% के आसपास की बढ़त दिन के लो से अच्छी रिकवरी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट थी। लेकिन कल आपको याद होगा भारतीय बाजारों में भी अच्छा मूड था, अच्छा मोमेंटम था। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था
और अच्छी शुरुआत हुई और कल फिर से 2 o'clock फैक्टर प्ले पे था। 2 बजे के आसपास फिर से बहुत स्ट्रांग खरीदारी इंडियन मार्केट्स में आई, जैसे कि हमने बीते हफ्ते शुक्रवार को भी आते हुए देखी थी। और फाइनली दिन के हाईज पे जाके इंडियन मार्केट्स 1.25% से ज्यादा के गेन्स। सेंसेक्स में 330 अंक की मजबूती, निफ्टी ने एक सेंचुरी लगाई और फाइनली 7700 के ऊपर जाके कल क्लोज दिया हमने 7704 के लेवल्स पे। मिड कैप स्मॉल कैप्स आपकी स्क्रीन पर 1.25% के गेन्स। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव थी, 3:2 का रेशियो था और अक्रॉस सेक्टर्स कल खरीदारी देखने को मिली, यानी कि तमाम सेक्टोरल पॉकेट्स हरे निशान में थी। बैंक्स ने लीड करा, बैंक के अलावा एफएमसीजी और रेट सेंसिटिव जैसे कि कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, इन सब में बड़ा स्ट्रांग मोमेंटम था। और एक और हाईलाइट थी कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल फिर से एफआईआईसी कैश मार्केट में बड़ी स्ट्रांग और तगड़ी खरीदारी देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 1400 करोड़ रुपए की, यानी कि अब पिछले 13 ट्रेडिंग सेशंस में ऑलमोस्ट 11,500 करोड़ रुपए के आसपास के एफआईआईसी कैश मार्केट में बाइंग कर चुके हैं। लेकिन आज का सेशन कैसा रहेगा? अनिल की मैंने कोट प्लेट शुरुआत में पढ़ी थी, अनिल कह रहे थे आज खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, तो एक फ्लैटिश रुझान एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए? हल्की माइनर पॉजिटिव टिक एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से आ रही है, क्या खरीदारी कर डालूं एग्रेसिवली? अब तो 7700 के लेवल्स के पार हम जाते हुए नजर आए, जो कल आपके टारगेट थे वो तो अचीव हुए हैं। आज के टारगेट्स क्या सेट करेंगे अगर खरीदारी करूं तो? आशीष, आज भी खरीदारी का मूड बरकरार है। ग्लोबल मार्केट्स कोई बुरे हैं नहीं और एफआईआईसी की जो दमदार खरीदारी है वो कॉन्फिडेंस भरने वाली है। वायदा कारोबार में पोजीशंस बड़ी तगड़ी बनती हुई नजर आई हैं, तो ओवरऑल माहौल अभी भी पॉजिटिव है। अब फ्लैट शुरुआत होने के बाद शुरुआती कारोबार में घंटे भर में देख लेंगे बाजार किस डायरेक्शन में जाता है। आइडियल सिचुएशन मेरे लिए ये है कि मैं 7650 के आसपास खरीदारी करना चाहता हूं और पोजिशनल स्टॉक लॉस 7600 का बनता है, लेकिन चूंकि कल की क्लोजिंग पर मुझे कॉल देना है इसलिए मैंने 7650 का स्टॉक लॉस रखकर 7750, 7775 के टारगेट के लिए मैंने खरीदारी की राय दी। और थोड़ा सा कॉशियस मैं बैंक निफ्टी में हूँ। बैंक निफ्टी में इंतजार करूंगा खरीदारी करने के लिए एक छोटी सी डिप का, और उसकी वजह है कि 16000 के बेहद करीब है बैंक निफ्टी और ये लेवल थोड़ा सा रिस्की है बैंक निफ्टी में फ्रेश खरीदारी करने का, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में बना हुआ, तो उसको पार करने के लिए बैंक निफ्टी को थोड़ी मेहनत करनी होगी। तो बैंक निफ्टी भी अगर 100-150 पॉइंट नीचे मिले कल की क्लोजिंग से तो वो ज्यादा बेहतर लेवल्स होंगे। लेकिन एक बात साफ है कि खरीदारी किस लेवल पर करनी है आपको डिसाइड यही करना है। खरीदारी करनी ये बात पक्की है। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और जब तक एफआईआईसी के इस तरह के दमदार आंकड़े बाजार में अगर 40-50 पॉइंट की गिरावट किसी भी लेवल से आएगी तो आपको तुरंत खरीदारी आती हुई दिखेगी। ओके, तो थोड़े से कॉशियस अनुराग साउंड करते हुए बैंक निफ्टी क्रिटिकल लेवल्स के आसपास है तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। 16000 के ऊपर टिके तो शायद फिर खरीदारी करने के मौके होंगे। और जहां तक निफ्टी की बात है तो बाय ऑन डिप्स यानी कि हल्की कमजोरी आए तो खरीदारी करें। हालांकि रणनीति में कोई बदलाव नहीं है, खरीदारी का ही बाजार है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा अगर कमजोरी आती है निफ्टी में तो शायद बेहतर लेवल्स होंगे। इवेंचुअली 7750 और उसके बाद 7775 यानी कि 7775 तक के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आज का इवेंट्स कैलेंडर यानी कि हमारी आपकी नजर कहां रहनी चाहिए। आईपीओ मार्केट्स एक्शन में इन्फीबीम आईपीओ का आज दूसरा दिन है। पहले दिन 21% सब्सक्राइब हो चुका है। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र आज से शुरू होगा। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में हिस्सा लेंगे टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद। इसके अलावा दूसरा इंडियन ऑयल गैस कॉन्क्लेव आज से होगा। ऑयल गैस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। भारत वायर रोप्स, क्योंकि मैं प्राइमरी मार्केट्स एक्शन की बात कर रहा था, आज ध्यान रखें इस आईपीओ का आखिरी दिन है। डे 2 यानी कि कल तक ऑलमोस्ट 60% ये सब्सक्राइब हो चुका है। लेकिन बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय लाने की बात करी थी मैंने। अब हमारे साथ आरके ग्लोबल के राकेश बंसल जुड़े हैं। राकेश जी हाय, गुड मॉर्निंग। बेहद स्ट्रांग मूव्स और खासतौर पे पिछले 2 कारोबारी सत्रों से क्या लगता है सर, ये मोमेंटम कंटिन्यू होने वाला है? अगर हाँ तो फिर क्या इवेंचुअल टारगेट्स नजर आते हैं इस रैली के, इस मोमेंटम के? हाय आशीष जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आशीष जी, मार्केट काफी स्ट्रांग है। जैसे पहले मेरा मानना तो 7700 एक टारगेट था, लेकिन जिस तरीके से निफ्टी ऊपर में निकला है, टेक्निकली अगर आप देखें तो टेक्निकली मुझे 7900, 7950 से पहले कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आता। क्लियरली बाइंग करके करना चाहिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अनिल जी बोल रहे थे, बाइंग करनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। रैली को मिस नहीं करना चाहिए। जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है, टेक्निकली 7900, 7950 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बाइंग करके चले हैं इन स्तरों पर। डिक्लाइंस पर नीचे में 7480 से लेकर 7500 एक स्ट्रांग बेस लगता है और मुझे लगता नहीं है कि बेस मार्केट नीचे में तोड़ेगा।
तो राकेश तो बहुत कॉन्फिडेंस साउंड कर रहे हैं आगे का आउटलुक को लेकर। पहले 77 के टारगेट से 7700 के, अब आसानी से हम उसके ऊपर जाके कल क्लोज हुए। राकेश मानते हैं अब कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं होती हुई नजर आएगी एटलीस्ट 7950 तक, तो यानी कि मौजूदा लेवल से अब ऑलमोस्ट 250 पॉइंट के आसपास की तेजी खुलती हुई नजर आ रही है। राकेश, लेकिन कोई स्टॉक्स भी आपने आइडेंटिफाई करें ट्रेड के लिए? आशीष जी, पहला कॉल अशोक लीलैंड पर रहेगा। आप देखें तो ये पहला वायदा बाजार का काउंटर है जो कि एक अनचार्टेड टेरिटरी में गया है, नया लाइफ टाइम हाई का स्टॉक में लगाया है। काफी स्ट्रांग मोमेंटम है। 9740 के स्टॉप लॉस के साथ अशोक लीलैंड को खरीदना चाहिए 110 से 112 के लक्ष्य के लिए। दूसरा, डीएलएफ में काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, नीचे में ग्राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है जो कि टेक्निकली काफी बुलिश माना जाता है। 104.50 के स्टॉप लॉस के साथ डीएलएफ को खरीदने की राय रहेगी 120 के लक्ष्य के लिए। ओके, चलिए धन्यवाद आपका राकेश। तो दोनों ही एक्सपर्ट्स, अनिल से बात हुई, राकेश से बात हुई, दोनों का मानना है खरीदारी करके चलें। अनिल मानते हैं पहला टारगेट होगा 7775 का, और राकेश मानते हैं कि अब तो कोई शायद निफ्टी रेजिस्टेंस फेस ना करे, 7950 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम, बजट से लेकर अब तक हमने 6800 के लेवल से इस तरह की 7700 की तेजी देख ली है, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट की, और अभी भी शायद तगड़ा अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉक्स के लिहाज से अशोक लेलैंड जो कि कल भी मजबूती के साथ और अब तो 100 रुपए के ऊपर कामकाज कर रहा है, और इसके साथ साथ डीएलएफ, इन दोनों में खरीदारी करने की सलाह। लेकिन चलिए आज की एक बड़ी खबर की तरफ अब रुख करते हैं। लंबे इंतजार के बाद सरकार ने रक्षा खरीद नीति यानी कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के तहत सबमरीन्स, फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स और हथियार बनाने के प्रोजेक्ट्स स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के जरिए शुरू किए जा सकेंगे। इसके अलावा सरकार एनबीएफसीज में भी एफडीआई बढ़ाने पर जल्द बड़े फैसले लेगी। इन खबरों पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, हाय, गुड मॉर्निंग। ये नई सरकार की पॉलिसी में क्या खास होने वाला है डिफेंस प्रोक्योरमेंट की? इस डिफेंस पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि अब जाकर कोई भी हथियार खरीदना हो या फिर डिफेंस से जुड़े हुए कोई भी मशीनें खरीदनी हो तो वहां पर इस बात को प्राथमिकता दी जाएगी कि ये मशीन या फिर ये हथियार अगर देश में बना है, उसकी डिजाइनिंग अगर देश में हुई है, उसकी तकनीक अगर देश में विकसित हुई है, तो उन हथियारों, उन मशीनों को खरीदने में प्राथमिकता दी जाएगी, इंपोर्ट को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। यानी देश में हथियार या डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों के लिए ये पॉलिसी काफी मददगार साबित होने वाली है और डिफेंस को लेकर इंपोर्ट पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो भी डिफेंस से जुड़े हुए जो भी फैक्ट्री बनाने की बात है या फिर पनडुब्बी के प्रोजेक्ट हो, हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट हैं या फिर फाइटर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं, उसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मंजूरी दे दी गई है। संवेदनशील और बेहद जरूरी हथियार और मशीनें खरीदने की प्रक्रिया और तेज की जाएगी। हथियार और मशीन खरीदने का जो मैनुअल तैयार किया जाता है प्रक्रिया का, उस मैनुअल को हर 2 महीने में अपडेट किया जाएगा ताकि जरूरत के मुताबिक उसमें फेरबदल किया जाए, ताकि हथियारों और मशीनों की खरीद में किसी भी तरह की कोई लेट लतीफी ना हो। तो डोमेस्टिक कंपनी, घरेलू कंपनीज को शायद इस नई पॉलिसी, नई नीति का भरपूर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन लक्ष्मण, कमोडिटी ब्रोकिंग सहित कहा जा रहा है एनबीएफसीज में भी 100% एफडीआई का ऐलान होने वाला है, क्या है प्रस्ताव? जो प्रस्ताव तैयार किया गया उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि कमोडिटी ब्रोकिंग के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को 100% एफडीआई की छूट दे दी जाएगी और वो 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से होगा, यानी एफडीआई लाने के लिए किसी भी तरह की कोई मंजूरी की जरूरत यहां पर नहीं होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि एफडीआई लाने वाली कंपनियों के लिए कोई भी न्यूनतम पूंजी की शर्त नहीं रखी गई है, एफडीआई की न्यूनतम शर्त नहीं रखी गई है। तीसरी बात, एफडीआई लाने वाली कंपनियां डाउन स्ट्रीम कंपनियों में भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगी, एक बड़ी छूट दी गई है और सरकार का मानना है कि इससे कमोडिटी ब्रोकिंग का कारोबार काफी फैलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कमोडिटी ब्रोकिंग के अलावा 25 और ऐसे सेक्टर की पहचान की गई है जिसमें स्टॉक ब्रोकिंग, रिसर्च एनालिस्ट जैसे सेक्टर इसमें शामिल किए गए हैं और ये प्रस्ताव जो है वित्त मंत्री के बजट में ऐलान किए गए उस प्रस्ताव के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें कहा गया था कि 18 एनबीएफसी के अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाली दूसरी कंपनियों में भी एफडीआई की छूट दी जाएगी। और वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद पिछले हफ्ते वित्त मंत्रालय में एक अहम बैठक हुई थी और इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है और कभी भी इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। चलिए लक्ष्मण, आपका धन्यवाद। तो आज 2 स्पेसिफिक पॉकेट्स ट्रेड में हरकत पे रहेंगी, वो कंपनी जो डिफेंस कारोबार में, मिसाल के तौर पे पीपा डिफेंस, भारत फोर्ज, बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज, एस्ट्रा माइक्रोवेव, लंबी लिस्ट है। इसके अलावा जो कमोडिटी सर्विसेज में ब्रोकिंग कंपनियां हैं वो एक्शन में आएंगी। तो जियोजीत, पारेबा,
ईडलवाइज फाइनेंशियल, रेलिगेयर, जेम फाइनेंशियल, ये वो स्टॉक्स हैं जो आज ट्रेड में हरकत में रह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कौन से आज स्टॉक्स खबरों की वजह से फोकस में हरकत में रहेंगे और साथ साथ कमोडिटीज में आज क्या रणनीति हो, ये बताऊंगा आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप जानते हैं कि आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में, यानी कि वो स्टॉक जो खबरों की वजह से आज हरकत में रह सकते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत गई स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक ट्रेड आप रहने वाले? जेएमसी प्रोजेक्ट्स एक छोटी कंपनी है जिसके ऊपर आज नजर आपकी होनी चाहिए, क्योंकि इसको 930 करोड़ रुपए के अलग अलग ऑर्डर्स मिले हैं इथोपिया से, बेंगलुरु से, और इन ऑर्डर्स के बाद इसकी ऑर्डर बुक पोजीशन 6200 करोड़ रुपए हो गई है। छोटी कंपनी है, 680 करोड़ का मार्केट कैप है, इस लिहाज से इसको बड़ा ऑर्डर कहा जाएगा। साथ ही कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन की सब्सिडरी है, तो उस शेयर पर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। भारतीय एयरटेल के स्टॉक पर भी नजर रखिए। 1350 टावर्स थे इनके पास तंजानिया में, ये वो बेच रहे हैं अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन को। करीब 1200 करोड़ रुपए इनके हाथ लगेंगे ये टावर्स को बेचकर, और इससे ये अपने डेट को कम करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं है कि अपने टावर्स को बेच रहे हैं। 9 अफ्रीकन कंट्रीज में ये पहले भी अपने टावर्स बेच चुके हैं, 2 देशों में तो पूरा का पूरा कारोबार बेच चुके हैं। तो एक और कदम इन द राइट डायरेक्शन, यही कहना चाहिए। साथ ही इंडोको रेमेडीज के स्टॉक पर भी नजर रखिएगा। यूएस एफडीए ने के जो फाइनल अप्रूवल इनको मिलने वाले हैं एक दवा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गोवा के लिए, उसके लिए एक और कदम आगे बढ़ा है, तो इस शेयर में एक तेजी देखने को मिल सकती है। और आज जैसा आशीष आप कह रहे थे, ब्रोकिंग कंपनियों के स्टॉक्स पर नजर रहनी चाहिए। सरकार 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से काफी सारी एनबीएफसीज में लाने वाली है, और उसमें कमोडिटी ब्रोकिंग हाउसेज में भी आएंगी। तो कई ऐसी कमोडिटी ब्रोकिंग हाउसेज हैं जिनमें एक अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। जियोजित, बीएनपी पारिबा, एडलवाइज, और अगर इस तरह की अच्छी प्रैक्टिसेस भारत में आती हैं, बाहर से अच्छे बड़े हाउसेज आते हैं भारत में, तो ग्लोबल प्रैक्टिसेस भारत में दिखेंगी, तो एमसीएक्स जैसे एक्सचेंजेस को भी इसका फायदा मिलेगा। तो इस शेयर पर भी नजर रखिएगा। भारत फोर्ज, एमएनएम, ये वो ऐसी कंपनियां हैं जिनके लिए आज काफी सारी अच्छी खबर है। डिफेंस एक्सपो जो अगले हफ्ते सोमवार से शुरू होने वाला है, उसमें डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का अनाउंसमेंट हो जाएगा, और कल देर शाम इसको औपचारिकता पूरी होती हुई इसमें दिखी है। 1 अप्रैल से देखिए ये लागू होने वाली है। तो आज डिफेंस शेयरों पर नजर रखिए, और खासतौर से भारत फोर्ज और एमएनएम जैसे स्टॉक्स पर जरूर नजर रखिए। अच्छी बात, हेमंत ने आज जो तमाम स्टॉक्स के सेक्टर्स की बात करी, सब पे पॉजिटिव खबरें, तो शायद अच्छे रुझान के साथ इन तमाम स्टॉक्स में कामकाज होगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटीज का चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप फोकस कमोडिटीज पर, और कल कच्चे तेल में अमेरिकन क्रूड में 1.25% का उछाल था, क्योंकि ओक्लामा डिलीवरी हब में मैं पढ़ रहा था, इन्वेंट्रीज कुछ कम हुई, उसका फायदा मिला है। लेकिन सोना फोकस में लगातार तीसरे दिन दबाव, प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि डॉलर का एक ट्रेंड रिवर्सल है। कल हमने देखा डॉलर में 1/3% के आसपास मजबूती आई थी, शायद उसका भी नेगेटिव इंपैक्ट था। लेकिन आनंद राठी कमोडिटीज के रविंद्र राव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र जी, क्या सोने में बिकवाली करने के अभी भी मौके बचे? गुड मॉर्निंग आशीष। जी हाँ, क्योंकि गोल्ड में हमने देखा है कि 1-2 दिन में यूरो यूएसडी में थोड़ा सा एक फॉल आया है। आफ्टर ईसीबी के जो एक मेंबर है उन्होंने बताया कि शायद और भी रेट कट पॉसिबल है ईसीबी की तरफ से, तो उस वजह से यूरो में थोड़ा सा करेक्शन आया, विच हैज बूस्टेड डॉलर, और इंटर्न गोल्ड में हमने एक फॉल देखा है। अदरवाइज गोल्ड में नीचे आने के लिए कोई मेजर कोई कारण है नहीं। इक्विटी मार्केट जैसे थोड़े से पॉजिटिव है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। मेरे हिसाब से 1230, 1232 तक एक बार गोल्ड आ सकता है। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो 28,800, 28,700 तक के प्राइसेस एक बार पॉसिबल है। तो दैट्स व्हाई अ सेल ऑन राइज फॉर अ टारगेट ऑफ 28,700। ओके, तो किसी भी उछाल में सोने में बिकवाली करने के मौके ढूंढे। रविंद्र जी, आपका धन्यवाद। एसजी निफ्टी दर्शा रहा है कल के क्लोजिंग लेवल से कुछ बेहतर शुरुआत होगी, और दोनों एक्सपर्ट जिनसे हमने बातचीत की, दोनों का मानना है भारतीय बाजारों में खरीदारी करने के ही मौके ढूंढे। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद डिम्पी और नीरज के साथ स्टॉक 2020।